1,11,637 3,21,22 में ये बढ़ के 4,32,68,181 है। 26% की ग्रोथ हुई है उपाध्यक्ष जी, 26% की ग्रोथ हुई है। ये उच्च शिक्षा में इसी सरकार की उपलब्धि है। उसमें महिलाओं की ग्रोथ 31% हुई है। एससी की समूचा ग्रोथ, एससी स्टूडेंट में समूचा ग्रोथ 43% हुई है। और एससी की मेल स्टूडेंट से ज्यादा पढ़ते हैं, 50% की ग्रोथ हुई है। एसटी की ग्रोथ समूचा, जितने बच्चे 2014-15 में पढ़ते थे और आज मैं उनको 21-22 में तुलना करूं, 65% ग्रोथ हुई है उपाध्यक्ष जी। और बच्चियों के अंदर एसटी बच्ची 80% की ग्रोथ हुई है। यह नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धि है शिक्षा के बारे में, उच्च शिक्षा के बारे में। ऐसे ही ओबीसी, मैं माइनॉरिटी को कोट करना चाहूंगा। बहुत लोग हमारी सरकार को एक जबरन छवि बनाना चाहते हैं। मैं माइनॉरिटी कम्युनिटी में उच्च शिक्षा की हमारी सरकार की पहल की कारण स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रखना चाहता हूं। 38% की ग्रोथ हुई है माइनॉरिटी में। और उसमें महिलाओं की संख्या 42% हुई है। स्पेसिफिक अगर माइनॉरिटी में, मुस्लिम माइनॉरिटी में जाऊं, बच्चियों के अंदर मुस्लिम बच्चियों के अंदर 45%, 7% ग्रोथ हुई है इसी सरकार के समय उच्च शिक्षा में। ये आज हमारी सरकार की उपलब्धि है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर कई मित्रों ने हमको इस विषय पे परामर्श दिया कि आपकी सरकार के समय में जो पद है वो रिक्त है, लेकिन तथ्य उपाध्यक्ष महोदय ऐसा नहीं कहता है। मैं आपके माध्यम से इस सदन में रखना चाहता हूं। 2018-19 तक इस देश में जो उच्च शिक्षण संस्थान थे, उसमें सामाजिक न्याय के तहत एससी, एसटी, ओबीसी रिजर्वेशन दिखावे के लिए था, पॉलिसी में था, कोई मैंडेटरी नहीं था, कोई बाध्यता नहीं था। और विचित्र बात था, एक बार विज्ञापन कर दो, एससी एसटी की विद्यार्थी के अंदर योग्य व्यक्ति नहीं मिलेंगे प्राध्यापक के लिए, प्रोफेसर के लिए, तब उसको एक इंटरव्यू के बाद उसको जनरल में कन्वर्ट कर दो। उपाध्यक्ष जी, नरेंद्र मोदी जी आए, इस धोखाधड़ी को पूर्ण विराम लगाए, एक नई कानून लेके आए, सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिजर्वेशन इन टीचर्स कैडर एक्ट 2019 को लाया गया, जिसमें यह तय किया गया कि संविधान में प्रदत्त जो अधिकार है एससी, एसटी, ओबीसी के लिए, उसको उच्च शिक्षण संस्थान की प्राध्यापक पदों में नियुक्ति में सुनिश्चित किया जाएगा। यह पहली बार 75 साल की आजादी के उपरांत पहली बार जो लोग विभिन्न राज्यों में सरकारों में हैं, एससी एसटी की गांव में एक पूजा घर बना दिए, और वाह कसीदे की पहाड़ बना देते हैं। उन राज्यों में तो ओबीसी, मैं उपाध्यक्ष जी आज आपकी अनुमति से एक विषय कहता हूं, मेरे को मन में पीड़ा है, इसलिए आपके माध्यम से मैं बाहर कहूं तो गाली भी मिल जाता है, मेरे को अना प्रकार की गाली मिल जाती है। आपकी संरक्षण में मैं इस विषय में जिस राज्य से आता हूं, आपको सुनने में आश्चर्य होगा, ये कान आपकी विश्वास नहीं करेगा। देश की सभी राज्यों ने, अमूल चूल सभी राज्यों ने देश में ओबीसी रिजर्वेशन लागू किया है। एक छोड़ के, मेरे गृह राज्य छोड़ के सभी राज्यों ने शिक्षण संस्थान में, नौकरी में ओबीसी रिजर्वेशन संविधान की जो अधिकार हुआ दिया है, हमारे राज्य में नहीं है। यह विसंगति है। इसलिए इस सारे विषय को ध्यान में रखते मोदी जी ने 2019 में एक एक्ट, सर्वे का साथ कोई संपर्क नहीं है, आप बड़े ज्ञानी हो, दयापूर्वक मैं उलझना नहीं चाहता हूं, मैं पीड़ा कहना चाहता हूं। आपको मेरे को छोटा करना है, निंदित करना है, आप कर सकते हैं, बड़े आदमी और रसूखदार हो, लेकिन कृपा करके सत्य को सामना करने का अभ्यास सबको करना चाहिए। यह सदन इसीलिए है। मैंने भी सुना, मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी कोरापुट की उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन जो विषय है ओबीसी की संविधान अधिकार, एससी की संवैधानिक अधिकार, एसटी की संविधान अधिकार, ये किसी की
अधिकार नहीं है वंचित करने का। आज नरेंद्र मोदी जी ने उस अधिकार को सुनिश्चित किया है। उपाध्यक्ष महोदय, नियुक्ति में मैं एक तुलनात्मक तथ्य देना चाहता हूं। हमें बहुत नसीहत दिया जाता है, मैं तुलनात्मक तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। 2005 से 14 किनके हाथ में शासन की दायित्व थे, कहने की आवश्यकता नहीं है। और 14 से आज तक अगर आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ट्रिपल आईटी, आईजर, ये सारे में अगर मैं आपके सामने तथ्य रखूं, पिछले 2005 और 14 के अंदर 9113 अपॉइंटमेंट हुए थे। उसकी तुलना में पिछले 9 सालों में 21,145 अपॉइंटमेंट हुए हैं। ये हमारी नियुक्ति में एक्ट हमने लाया, संवैधानिक अधिकार को सुरक्षित किया। और सब ये तथ्य हम आपके सामने रख रहे हैं। हमने कैसे विशेष करके समाज की दलित तबके को, एससी, एसटी, ओबीसी, वंचित वर्गों के लिए यह सरकार प्रतिबद्ध है। इसीलिए मेरे प्रधानमंत्री कहते हैं देश में 4 जाति है, महिला, युवा, गरीब और किसान। और ये जो नीतियां हमने आपको पढ़ाया, तथ्य दिया, इसमें सारे वर्गों की पिछले 9 सालों में क्रमशः बढ़ोतरी हुई है। ये पिछले 9 सालों की सरकार की उच्च शिक्षा में उपलब्धि हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे ही नहीं हुआ है, ऐसे ही नहीं हुआ है। ये मैंने सुबह भी कहा था, अध्यक्ष जी ने आदेश दिया तो मैं एक तथ्य रखा था। और डोला जी की प्रश्न का भी उत्तर तब उन्होंने पूछा तो मैंने दिया। 13-14 में जीडीपी के 3.84 एक्सपेंडिचर होता था, परसेंटेज एक्सपेंडिचर होता था। आज वो बढ़ के लगभग 1% उससे बढ़ के 4.64 हुआ है। ये हमारी सरकार की एजुकेशन की, इन्वेस्टमेंट की ये कमिटमेंट है, ये हमने बढ़ाई है। केवल इतना नहीं, पिछले 9 सालों में 8 आईआईएम, 7 नए आईआईटी, 3 नए आईजर, 16 नए ट्रिपल आईटी, 1 नया एनआईटी और 7 सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलने के हम लोगों ने दायित्व लिया है। और आज इसीलिए उसी सीढ़ी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू किया गया है। अभी इन दिनों में ये बात सही है, कोरापुट सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में चर्चा करते हुए मेरे परम आदरणीय बड़े भाई प्रशांत नंद जी ने कुछ मूलभूत विषय उठाया। उनका आर्गुमेंट सही है। ये जो यूनिवर्सिटी को हम ट्राइबल यूनिवर्सिटी कहते हैं या ट्राइबल इलाका में जो यूनिवर्सिटी बनता है, ये दोनों अलग है या परिपूरक है? उन्होंने कहा कि मेरे दृष्टि से परिपूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है, वो एक जैसा है। मैं उनके साथ सहमत हूं, वास्तविकता वही है। जिस ट्राइबल यूनिवर्सिटी के नाम पे हम जिसको जानते हैं, उसमें सिर्फ ट्राइबल स्टूडेंट पढ़ेंगे ऐसा नहीं है। ट्राइबल विषयों के बारे में ज्यादा उसमें अध्ययन होगा, रिसर्च किया जाएगा। ट्राइबल इलाका में होगा तो वहां की लड़के ज्यादा पढ़ेंगे, तो उनकी शिक्षा में विकास होगा। ऐसे ही हमारी राज्य कोरापुट में, मैं जिस राज्य से आता हूं, कोरापुट में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। उसमें हिस्टोरिकल रीजन से जिनके हाथ में प्रारंभिक दिनों में बागडोर पड़ी, ऐसे लोगों को नियुक्तियां किया गया, जिसके कारण उसमें जो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होने की आवश्यकता थी, वहां नहीं हो पाई। लेकिन इन दिनों में 87 पोस्ट की इंटरव्यू प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है पिछले साल भर के अंदर। कुछ हाई कोर्ट की इंटरवेंशन के कारण, कुछ टिप्पणी के कारण वो प्रक्रिया जारी है। इंटरव्यू पूरा हो गया है, जल्द ही उस काम को पूरा कर लिया जाएगा, उनकी बातों की उत्तर उसमें से आ जाएगी। उपाध्यक्ष जी, मैंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को उल्लेख किया। देश में पहली बार आयु 3 से पढ़ाई का रचना शुरू की गई। पहले हमारी क्लास 1 यानी 5 या 6 साल की उम्र में पढ़ाई होती थी। पोषण की दृष्टि से भारत सरकार और राज्य सरकारों के साथ मिलकर पहल करते हुए हम लोगों ने आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से बच्चों को संभालते थे। लेकिन
राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने वाले टोली ने पहली बार कहा कि अभी बच्चे की जो आयु की विकास 3 साल से 8 साल के अंदर, इसी 5 साल के अंदर उसकी पूर्णांग विकास हो जाता है। 85% ब्रेन डेवलप उसी समय हो जाता है। इसीलिए बाल बाटिका की रचना पहली बार देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने शुरू की गई। बाल बाटिका 1, 2, 3 आयु वर्ग 3, 4, 5 में पहली बार उनको पढ़ाई में जोड़ा नहीं जाएगा, उनको खेल में जोड़ाया जाएगा, कहानी में जोड़ाया जाएगा, खिलौना में जुड़ाया जाएगा, जादुई पिटारा लेके आया गया है। उनको टीचिंग लर्निंग मटेरियल देने की काम शुरू हो गई है। उच्च शिक्षा में अनुसंधान को महत्व दिया जा रहा है। उच्च शिक्षा में और स्कूली शिक्षा में स्किल को महत्व दिया जा रहा है। भाषा के बारे में आज इस सदन ने पर्याप्त मात्रा में चर्चा किया है। भाषा पहले हमारे देश में राजनीति की विषय बनती थी। एक भाषा को दूसरे भाषा के खिलाफ लड़वाने को काम किया जाता था। यही तो मैकॉले ने 1835 में सोचा था। आज भी सदन में कुछ झंकार ऐसे हुई, ये लोग गैर हिंदी है, सारे भारतीय भाषा राष्ट्रीय भाषा है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का ऐलान है, ये घोषणा है। कोई भाषा किसी से कम नहीं है। और केवल ये 22 शेड्यूल लैंग्वेज नहीं है। हम तो उड़ीसा जैसे राज्य में 2 कोरापुट जिले की देसिया और कुटिया ये भाषा में हमने प्राइमर बना दिया। मधु वर्ण बोलते हम पढ़ते थे उड़िया से, उड़िया भाषा को समझने के लिए। ऐसे अन्य वनवासी जनजाति भाषा में हम मुंडा जी के साथ मिलकर, वनवासी विभाग के साथ मिलकर शिक्षा को एकलव्य विद्यालय की रचना की गई है। भाषा आज की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की एक प्रमुख प्रायोरिटी है। उपाध्यक्ष जी, मैं इस बिल की समर्थन अपेक्षा करते हुए एक विषय आपके सामने करूं। आज हम कहां पहुंच रहे हैं, भारत को लोग कैसे दिख रहे हैं, भारत की शिक्षा पहल को कैसे दिख रहे हैं, मैं आपके सामने एक उपस्थापित करना चाहूंगा। कल मेरे को ईरान के भी दुनिया की जो पुराने सभ्यताएं हैं उसमें से पारस्य सभ्यता बहुत पुरानी है। पर्शियन लैंग्वेज भारत में बहुत जाने पहचाने लैंग्वेज भाषा है, क्योंकि उर्दू की एक प्रकार से जननी हिंदी और संस्कृत भी है और पर्शियन लैंग्वेज का प्रभाव है, बहुत शब्द वहीं से है। कल उनकी एक विचार संस्था की, एक थिंक टैंक की, पर्शियन भाषा की शादी फाउंडेशन की प्रमुख गुलाम अलील आदेल आए थे। ये मान्यवर मेरे को मिलने आए। मेरे मन में भी था कि शिक्षा विभाग के साथ पर्शियन लैंग्वेज की व्यक्ति आएंगे तो क्या क्या विषय होगा। मैं भी थोड़ा तैयारी कर रहा था, हमारी विदेश विभाग मेरे को कुछ सलाह दे रहा था, ये विषय चर्चा हो सकती है। उपाध्यक्ष जी, मेरे मन में एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजन की एक साक्षात दर्शन हुआ जब उनसे चर्चा हुई। हमने जो आज सोच रहे हैं, जिनको कुछ लोग तो माखौल उड़ा रहे हैं, कुछ लोग उसको एक राजनीतिक पूर्वाग्रह से अलग दृष्टि से देख रहे हैं। दुनिया कैसे देख रहा है, मैं 2 देशों की उदाहरण दूंगा जो मेरे को भी अनुभव हुआ। कल मिस्टर घोलम साहब ने जब मेरे को बोला, एक किताब मेरे को दिया। वो किताब क्या था? किताब की नाम शास्त्य मेली आमुंजेस। मैंने कहा महोदय इसकी अर्थ क्या है? उन्होंने कहा इसकी अर्थ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। बोले तो हमारे वहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति। बोले ना, आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हमने पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया है। वो कौन किया है? बोले कि वहां का शिक्षा मंत्री जी ने किया है। बोले आपकी क्या रुचि है? उन्होंने कहा कि आपने कहा है कि हम बहुभाषा को महत्व देंगे, विदेशी भाषा को भी हमको, हमारी कोई बालक पढ़ना चाहेगा वो भी पढ़ सकता है। उसमें आपने जो विदेशी भाषाओं के नाम लिखा है उसमें पर्शियन लैंग्वेज भी लिखा है। उपाध्यक्ष महोदय, आज नरेंद्र मोदी जी की वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना, वैश्विक ग्लोबल सिटीजन बनाने की कल्पना कहां तक पहुंचती है? सोचिए, ईरान की राजनीतिक माहौल, उसमें भारत की शिक्षा नीति की झंकार वहां पहुंचती है। कुछ दिन पहले मॉरिशस की प्रधानमंत्री जी G20 के अवसर पे एक भोजन स्थान पे हम मिले। उन्होंने कहा कि मिस्टर प्रधान, आपको हमें मदद करना पड़ेगा।
मैंने प्रधानमंत्री जी को इस विषय में अनुरोध किया है। बोले साहब आदेश करिए, क्या मदद करें हम। बोले आप एनसीईआरटी को मेरे वहां भेजिए। एनसीईआरटी जैसे, अच्छा उनके मन में एनसीईआरटी की कल्पना क्या है, ये भारत की जो बौद्धिक ताकत बनी है, हम सभी जो जिसकी उपज है, वो कहते हैं कि एनसीईआरटी के मूल ज्ञान भंडार के कारण बनी है। हमें मॉरिशस में एनसीईआरटी की हूबहू व्यवस्था चाहिए। उपाध्यक्ष जी, आज 21वीं सदी में भारत अगर कल्पना करता है कि ज्ञान आधारित विश्व बनेगा, भारत उसकी एपी सेंटर होगा, भारत उसकी केंद्रस्थ होगा। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति से लेके समक का सरक का ट्राइबल सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उस कड़ी में उस लंबी सरल रेखा को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खींचा है। मैं इस सदन को विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, आज अच्छा हुआ सभी ने अपने राजनीतिक चश्मे से एक आधा मित्र, कुछ लोग तो आदत से मजबूर होते ही हैं, उनको तो ऐसे कहना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर वहां पूछा जाएगा आप तो चुप हो के आगे, मोदी चालीसा कह के आगे। अब इसीलिए उनको कहना पड़ा होगा। उनको मैं उनकी मन की बात, उनकी स्थिति को समझ सकता हूं, लेकिन सभी ने, जिन सभी महानुभावों ने इसको समर्थन किया, सभी ने इसको सच में समर्थन किया। देश की मिजाज बदला है। यही समय है, सही समय है विश्व के सामने एक नया मानक प्रस्तुत करने के लिए। हमारी समक का सरक का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी उसकी द्योतक है। मैं इसी बिल पे समर्थन भिक्षा करके आपसे मेरे वाणी को विराम देने का अनुमति चाहता हूं। बहुत It's a point of order, sir. I have to take it, sir. Yes, please. देखिए सर, मैंने माननीय मंत्री जी को उनके वक्तव्य में टोका नहीं। सीनियर मिनिस्टर मेरे स्टेट को बिलोंग करते हैं, मगर उनकी एक टिप्पणी उड़ीसा राज्य के बारे में थी और ये रिकॉर्ड स्ट्रेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सदन में कई सदस्य हैं जो शायद वास्तविकता से परे हों, तो ये वास्तविकता भी उड़ीसा के बारे में जाना आवश्यकता है। I'll just take 2 minutes and I'll conclude because the record should be made straight. Please be brief. Sure. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि उड़ीसा राज्य ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो इंप्लीमेंट नहीं करता है, बाकी सारे राज्य करते हैं। मैं इससे संपूर्ण तरह से असहमत हूं और इसका कारण मैं बताता हूं। बीजू जनता दल और हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी ने बार बार यह कहा है कि भारतवर्ष में ओबीसी कास्ट सेंसस होना चाहिए। जब करने के बाद जब यह चीज नहीं हुई, तब उड़ीसा राज्य ने एक कमीशन गठन किया, एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में। वो कमीशन क्या था? कास्ट का ये जो सर्वे है, इससे जानने के लिए कि कितने ओबीसी एक्चुअली उड़ीसा में हैं। यह आवश्यकता क्यों पड़ी? आवश्यकता इसलिए पड़ी मान्यवर, अन्य राज्यों में एससी एसटी की पॉपुलेशन बहुत कम है और आप जानते हैं जुडिशरी ने 50% का एक सीमा निर्धारण किया है कि 50% से ऊर्ध्व अब जा नहीं सकते रिजर्वेशन के लिए। उसी में 30 सेकंड खत्म करता हूं। हमारे उड़ीसा राज्य में लगभग 39.5% जो है एससी एसटी का पॉपुलेशन का रिजर्वेशन है। तो अगर हम बाकी जितना भी टोटल पॉपुलेशन ऑफ करते हैं तो ये 50% से ऊपर चली जाएगी। इसलिए माननीय कोर्ट ने कहा था कि आप जो है स्पष्ट करिए कितना है, उसी हिसाब से किया जाएगा और इसीलिए कमीशन का गठन हुआ, इसीलिए रिटायर्ड जज की आवश्यकता पड़ी। इसीलिए माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज। विद्वान आदमी है, उत्तर तो देना ही पड़ेगा उसको, कहीं ना कहीं मेरे को नहीं, उनको कहीं किसको उत्तर देना ही पड़ेगा, नहीं तो पूछा जाएगा तू चुप कैसे बैठा था। मेरे परम आदरणीय आप उत्तर दे देंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्रम में। जी सर। सर देखिए, ना पॉइंट था ना ऑर्डर था, मेरे आदरणीय है, उसमें मैं नहीं जाता हूं उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पे। लेकिन जो विषय कहा गया सर, आप सामाजिक न्याय को देश में जो कुछ लोग आत्मसात किए और समझे, मैं मानता हूं शायद मैं आप ही से प्रेरणा लेता हूं। मैं प्रभात खबर के दिनों से सर 90 दशक दिनों से उसको पढ़ता हूं। सर देखिए, बहुत रिकॉर्ड स्टेट होनी चाहिए। मेरा कोई विवाद नहीं है, मेरे ये संविधान के अधिकार है। किसी गरीब के अधिकार को किसी को मारने की हक नहीं, कोई बहाना बना के। अगर एक फालासी में हम जाएं कि हमारे वहां 39% एससी एसटी है, हम 50% से ऊपर नहीं जा सकते हैं, 11% तब भी बचता है, उसी को तो कम से कम ओबीसी को दे देते हैं। एक दूसरा, ये जो एक पहेलियां बुझाया जाता है, सब सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्टों ने कहा
पंचायत राज व्यवस्था में अर्बन बॉडी में जनगणना के आधार पे आप रिजर्वेशन दोगे। मंडल कमीशन ने चुनाव के बारे में नहीं कहा था, मंडल कमीशन की पैरवी था शिक्षा और नौकरी में आप 27% रिजर्वेशन दो। महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों ने उन्होंने अपने राज्यों में कमीशन बना के जस्टिफिकेशन देके उसको भी बढ़ाए। मैं तो उड़ीसा में चलो लाचार आदमी उतना भी नहीं मांगता हूं। मेरे पिछले 3 दशकों से 11% के अधिकार को क्यों दबा के रखे हो, इतना ही मेरा गुहार है। मैं एक वेदना कहूं तो आपको फिर पॉइंट ऑर्डर ये क्या साहब। धन्यवाद प्लीज नाउ आई विल मूव फर्दर। नो, द क्वेश्चन इज दैट द सेंट्रल इन्वेस्टीज अमेंडमेंट बिल 2023 एज पास्ड बाय लोक सभा be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clause 2 stands part of the bill. There is one amendment. Number 1 by Dr. V. Sivasan, absent, not present. Amendment not moved. I shall now put the clause 2 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The clause 2 is adopted. Clause 3 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 3 is adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, to move that the bill be passed. सर, करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाए. Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. Now we'll take up another bill. माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, मंत्री जी, मैं निजी टिप्पणी के लिए धन्यवाद आपको देता हूं. The repealing and amending bill 2023. The repealing and amending bill 2023. Sri Arjun Ram Meghwal ji to move a motion for consideration of the repealing and amending bill 2023. माननीय मंत्री जी, आप. Deputy Chairman sir, with your permission, I move that the bill to repeal certain enactments and to amend an enactment as passed by Lok Sabha be taken into consideration. आप इस पे कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, मैं कुछ बोलना चाहूँगा जी. सर, जैसे नरेंद्र मोदी जी के शासन में आने के बाद लगातार ऐसे एक्ट जिनकी कोई उपयोगिता नहीं थी उनको समाप्त करने की एक प्रक्रिया चली और वो तेजी से चली. अब तक हम 1486 ऐसे एक्ट निरस्त कर चुके हैं. अभी 65 का एक बिल था, उसके बाद 11 ऐसे एक्ट ऐड हुए. तो इस जो मैं बिल लेकर के आया हूं उसमें टोटल 76 ऐसे एक्ट हैं जिनको हम निरस्त करने के लिए आपके बीच में इस महान सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है. देखिए, इसमें कुछ आज़ादी से पहले के भी हैं और कुछ आज़ादी के बाद के भी हैं. तो ये टोटल 76 ऐसे एक्ट हैं, ये समाप्त करने का बिल है. इसमें एक दो का जैसे मैं उदाहरण देने की कोशिश करूंगा. जैसे द टेलीग्राफ वायर अनलॉफुल पोजेशन एक्ट 1950. अब ये टेलीग्राफ वायर, किसी जमाने में टेलीग्राफ बहुत महत्वपूर्ण होता था. उसकी वायर आप रख नहीं सकते. आप रखोगे तो अनलॉफुल एक्टिविटी होगी, आपको दंड मिलेगा. अब इस ऐसे एक्ट की अब कहां जरूरत है? तो ऐसे ही एक्ट हम समाप्त करने के लिए आपके इस महान सदन के बीच में आए हैं. और ऐसा पंच प्राण जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, उसमें एक प्राण ये भी है कि गुलामी के अंशों से मुक्ति. तो ये प्री कॉलोनियल पीरियड के हैं, प्री कॉन्स्टिट्यूशन पीरियड के हैं, तो गुलामी के अंश भी हैं ये, तो उनसे भी मुक्ति मिलती है. और किसी कवि ने ठीक कहा, चूंकि आप कवि हो इसलिए मुझे याद आ गया कि आगे बढ़ना है
तो थोड़ा कुछ करना पड़ेगा। तो इसलिए कहा है अगर आगे बढ़ना है तो बहता पानी बन जाओ, ठहरा पानी थक जाता है वह तो अपनी काई से। तो ये सिस्टम में ईज ऑफ लिविंग, इस सिस्टम में अगर कोई ऐसा एक्ट है जो नागरिकों के लिए भी आवश्यक नहीं है, परेशान करने वाला है, जैसे मैंने कहा अभी एक्ट है द टेलीग्राफ वायर अनलॉफुल पोजेशन एक्ट 1950, इसकी अब कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसा किसी ने सोचा नहीं। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो निरंतर ऐसे कानूनों को निरस्त करने के लिए सोच रही है और नागरिकों को ईज ऑफ लिविंग प्रदान कर रही है। इसलिए चर्चा करके या सर्वसम्मति से उसको पास कराएं, ऐसी मेरा आपसे अनुरोध है। थैंक यू। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। मोशन मूव। अब माननीय वक्ताओं को मैं आमंत्रित करूंगा। माननीय डॉक्टर एल हनुमंतैया, नॉट प्रेजेंट। माननीय श्री जीवीएल नरसिंह राव, माननीय श्री जीवीएल नरसिंह राव, प्लीज। Yes, mic, Mr. GVL Narsingh Rao, mic please. Mic is not on. Just wait for a minute. सभा की कार्रवाई गुरुवार दिनांक 14 सितंबर 2023 को 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। So far, 1,486 such acts have been taken off from the books, from the statute books. So this is a massive 229 such acts to ensure state acts which have been found to be irrelevant in today's context have actually been recommended to the state governments to be repealed. But in this context, sir, I would like to say not just repealing acts. Honorable Prime Minister Modi ji has taken a number of very reformative measures to ensure cleaner governance. क्लास 3 और क्लास 4 के नौकरियों के लिए इंटरव्यूज को खत्म करके 2015 के बाद उसमें जिस प्रकार की जो एक डिस्क्रिशन होती थी, एक भ्रष्टाचार का एक स्कोप रहता था, उसको खत्म करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। कुछ ऐसे नौकरियां हैं ग्राम डाक सेवक, जिसमें आपको केवल 10वीं कक्षा के मार्क्स के आधार पर आपको नौकरी मिल जाती है, किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है। तो हर तरह का पॉलिटिकल और अन्य तरीके के इन्फ्लुएंस को खत्म करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। हर विषय में एक सुधार। पिछले सत्र में हमने एक बिल पारित किया था जो प्रिंट मीडिया के रजिस्ट्रेशन के लिए भी बहुत लंबी चौड़ी एक प्रक्रिया थी। उसमें कलेक्टर, वो जो ब्रिटिश काल में जो मीडिया पर जो अंकुश रहता था, उस प्रकार का अंकुश आज की दुनिया में उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है, उसको खत्म करने का काम हमने किया है। सिमिलरली पिछले सत्र में हमने जन विश्वास एक्ट के बिल के जरिए हमने बहुत सारे कानूनों में जो क्रिमिनल प्रावधानें थी उसको खत्म करने का काम किया है। तो प्राइम मिनिस्टर has fulfilled his commitment of minimum government and maximum governance. तो ये न्यूनतम सरकार
अधिकतम सुशासन। तो इसके जरिए जो देश की जनता ने इस पूरे प्रक्रिया को, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो प्रक्रिया को पूरी तरह समर्थन किया है, उसका नतीजा आपको हाल के चुनावों में भी नजर आए और भविष्य में बहुत जल्द 2024 के चुनावों के नतीजे में एक भव्य जीत के साथ फिर एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी को देश के सत्ता संभालने का निर्णय देश की जनता कर चुकी है। तो इसका गवर्नेंस, प्रो गवर्नेंस और रिफॉर्म सबसे बड़ा एक कारण है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग, आम नागरिक के जीवन में किस प्रकार उनकी जो जीवन में सरकार के द्वारा जो कष्ट झेलते हैं उसको कैसे खत्म किया जाए, सरकार के द्वारा ईज ऑफ लिविंग को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इस प्रकार सामान्य मानवी के जीवन में एक परिवर्तन लाना, एक मूलभूत परिवर्तन लाना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक लक्ष्य रहा है। और इस लक्ष्य को साधने में, इसको अचीव करने में माननीय प्रधानमंत्री जी सफल हुए हैं। यही देश की जनता का आशीर्वाद का प्रमुख कारण है। ये कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद माननीय जीवीएल जी। माननीय श्री जवाहर सरकार जी, माननीय श्री जवाहर सरकार नॉट प्रेजेंट। ऑनरेबल डॉक्टर कन्नी मोजी एनवीएम सोमू नॉट प्रेजेंट। माननीय श्री सुशील कुमार गुप्ता जी नॉट प्रेजेंट। माननीय श्री मुजीबुल्लाह खान जी प्लीज। रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल 2022 ये विधेयक देश की कानून व्यवस्था में सुधार लाने और बेहतर बनाने के लिए आम आदमी की सहूलियत के लिए लाया गया है। 65 अप्रचलित कानून को निरस्त करने के लिए उद्देश्य से 2022 में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री श्री किरण रिजिजू जी ने इसको लाया था लोकसभा में। और अभी वर्तमान हमारे कानून मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी ने और 11 ऐड करने के बाद 76 कानूनों को निरस्त करने के लिए, जो कुछ काम में नहीं आता है, आज ये बिल पेश किए हैं। 27/7/2023 को लोकसभा में ये विधेयक पारित कर लिया गया है। विधेयक के 3 अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची, इसमें वर्ष 1850 से 2020 के बीच अधिनियम 35 अधिनियम शामिल है। दूसरी अनुसूची शेड्यूल जो है, इसमें वर्ष 2013 से 2017 के बीच अधिनियम 41 विनियोग अधिनियम शामिल है। तीसरी अनुसूची विनियम अधिनियम जो है 2011 में एक माइनर संशोधन के साथ ये आया हुआ है। ये बिल जीवन जीने में आसानी और काम करने में आसानी सुनिश्चित करेगा। अप्रचलित अधिनियमों को निरस्त करने या के उद्देश्य से न्यूनतम सरकार और अधिकतम सरकार के दृष्टिकोण को पूरा करता है। वर्षों से जो कुछ जमा हुआ है उसे ठीक करने के लिए इस एक बार के प्रयास पर भरोसा करने के बजाय ऐसी स्थिति को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करने के लिए भी गति का अवरोध किया जाना चाहिए। समय समय पर समीक्षा खंडों को कानून में शामिल किया जाना चाहिए। जैसे जैसे कानून अधिक स्पेसिफिक होते जा रहे हैं, स्थिति को कानून को संभालने के लिए इसको मेरा मानना यह है कि इस स्थिति के आसपास की परिस्थितियों को समय पर समीक्षा के लिए समाधानों की इफेक्टिवनेस और समस्याओं की प्रकृति के बारे में चर्चा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार सबूत आधारित 3 निर्णय को बढ़ावा दिलाना जरूरी है। ये इसके माध्यम से किया जा सकता है। सूर्यास्त खंड जो कि इंटरनेशनल लेवल में दूसरे देशों में 20 से अधिक वर्षों से सनसेट क्लॉज के व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। यूरोप के कुछ देशों में कानून को समीक्षा तंत्र शामिल है, जिनमें
इंटरवल पर एक निर्दिष्ट तरीके से किया जाता है। भारत में कहीं भी कोई भी संस्था नियमित रूप से ये नहीं देखती कि कानून जमीनी स्तर पर ठीक से पहुंचता है या नहीं, या ठीक से चलता है या नहीं। आमतौर पर कंसर्न मिनिस्ट्री किसी कानून के संपूर्ण या विशिष्ट भागों को मूल्यांकन करने के लिए एक विशेष समिति नियुक्त करता है। पार्लियामेंट्री कमेटी कभी कभी विधान जांच कराती है, लेकिन ये जांच सफिशिएंट नहीं है। हालांकि अधिकांश मामलों में विधान जांच का उपयोग केवल तभी किया जाता है जब समस्याएं खड़ी हो जाती है। तो मान्यवर, आपके माध्यम से मैं इतना कहना चाहता हूं कि 76 कानून, जो 76 कानून को निरस्त करने का प्रस्ताव आया है, इसको मैं समर्थन करता हूं। उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कानून अभी है, जो कानून को लेकर अभी भी समस्या है, क्योंकि मैं बचपन से देख रहा हूं, सुन रहा हूं कि देश के एक प्रधानमंत्री को गोली मारने के बाद भी, देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री को गोली मारने के बाद भी 27 साल 30 साल लग जाता है न्याय पाने में। तो जरूर उस कानून में भी कोई त्रुटि होगा, उस कानून में भी कुछ सुधार लाने की बहुत जरूरत है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय के कहना चाहता हूं कि न्याय जितना जल्दी मिल सके, डिसीजन जितना जल्दी मिल सके, वो हमारे देश के लिए अच्छा होगा और उस इंसान के लिए भी अच्छा होगा जो कि इसमें विक्टिम हुआ हो, वो दोषी है या नहीं है। बेकार में 10-10 साल 8-8 साल जेल में लोग रहते हैं, 10 साल के बाद पता चलता है वो निर्दोष है। तो इस चीज को हमको देखना बहुत जरूरी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को अनुरोध करता हूं कि इस चीज को आप रेक्टिफाई कीजिए, ताकि जो सरल लोग हैं, कोई बेकार बेमतलब का फंस के रहते हैं, जेल में अपना जिंदगी काटते हैं, उन लोग जेल से कैसा मुक्ति पाएंगे, इसको आप जरूर देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद माननीय मुजीबुल्लाह खान जी। माननीय श्री बीडा मस्तान राव यादव जी, प्लीज। Thank you, sir. Thank you for giving me opportunity to speak on such an important bill on behalf of our YSRCP party. We have no objection to this bill and welcome it wholeheartedly. It is a credit to this government that they have brought in such a widespread changes and sought to alter laws and regulations that have become absolute. India is a dynamic nation, and our constitution makers were aware of this when they laid down the fundamental principles which would guide our nation, but allowed for enough flexibility to make changes and ensure that no law could keep the people of India entrenched in the past. The fact that this government has made concerted efforts to unearth contradictory and absolute legislation, some of which dates back to colonial times, ensures that we honor our roots as a nation open to change and progress. Additionally, it severs any unnecessary ties to outdated draconian laws from the era of British rule and usher our country into a new era of liberation where we actualize our dreams of becoming Vishnu Guru. Our suggestions are AP Recognition Act. While I wholeheartedly support the breadth of the changes being made through this bill, I would also like to highlight that Andhra Pradesh had requested an amendment to the Andhra Pradesh Reorganization Act 2014. This has been brought to the attention of this House through multiple interventions, including private members' bill and through the government more directly through personal representation from honourable MPs and state leaders of Andhra Pradesh. We have requested that promises made under AP reorganization be actualized in a time-bound manner. There are several matters which till date have no end in sight. This includes the central tribal university promised to Andhra Pradesh government, which only began functioning in 2019 from a temporary campus. There is no clarity on when a permanent campus will be provided. Please speak on the subject. Sir? You speak on the subject, Mastan Rao ji. No, this is also some amendment to a reorganization bill is required, sir. This is our humble request. It's good. Similarly, we request that special category status be provided to the state. Such a status would enable us to get a higher
share in central grants and tax incentives, resulting in the reduction of financial burden on the AP government. It is required by AP because we have been fiscally struggling due to an unscientific bifurcation, wherein amongst numerous resources we lost our capital city also. Even the 15th Finance Commission has stated that given such a status is within the mandate of the centre to provide if it deems it necessary. I request that in face of new changes being brought by the government, this too be given due weightage. Additionally, the funds promised to AP for development projects should be handed over to our government in a smooth and efficient manner. Till date, many projects such as the Polvaram irrigation project are stuck halfway due to disputes over funding. This disrupts the intent and nature of the law, which was meant to provide developmental support to Telugu people. I request that these stipulations be reconsidered please and the conclude. commitments made to us be legally Mani strengthened. Bida Ramastanji, you know the rules. Yes, sir. You know the rules. You have to Yes, sir. speak I on am this coming bill. to again the You have main to speak subject, on sir. this bill as per There rules. are a few laws which too need amendment because they are simply baffling and highly outdated considering our times. I would like to highlight the following. As per the Indian Aircraft Act 1934, any Indian citizen who flies balloons or kites without license is an offender. The House is well aware that flying kites is a common method of celebration and strong part of Indian cultural ethos, especially for children. While this is not usually implemented, it is the time this stipulation be removed. The Indian Treasure Trove Act of 1878 states that any treasure found under the soil which is equal to or more than 10 rupees has to be reported and shared with the government. If any person does not do so, they are liable to be arrested. This is vague and extremely confusing for the general public, and this can easily be misused by mischief makers to prosecute innocent citizens. On a more grave note, there are pressing laws that need urgent reform so as to prevent serious miscarriages of justice. This includes the Indian Penal Code and severe laws pertaining to the treatment of criminals. For example, as per Section 294 of the Indian Please, your time is over. Your time is over. As per Section 294 of the Indian Penal Code, any Mani one Bida who acts in Mastan an Raoji, your time is Okay, sir. over. Conclusion, sir. I have already stated that I wholeheartedly, on behalf of our YSRC party, support the proposed bill. Thank you. My speech, I Thank merely you. wish to point out certain inconsistencies which cannot be allowed to remain in the Thank you. current Conclude. I am climate and further the good calling work of Mani this Sri K.R. government. Suresh Reddy ji. Okay, sir. Mani Sri K.R. Suresh Reddy ji. The mic is on now. Yeah. Thank you, sir, for giving me this opportunity to speak on this, though considered a normal, a routine bill, but with a lot of significance. The Honourable Minister, in his explanation of the bill, has very rightly stated that some of the bills which are outdated, antiquated, which have lost their relevance, need to be withdrawn, repealed. Well, that definitely is a good measure. It's a measure which can lessen the burden on the judiciary. It's a measure which can sharpen the bureaucracy and ultimately help the people at large. So, any initiative in this regard, general help to the people is always welcome, and getting updated is a very good initiative, especially today and more so in the international forums. Having said that, having appreciated their initiative, you have to see the other side of the coin too, sir. When a bill is passed, the bill gets effective only after the rules are made. Now, when we see the bills, there are so many bills which have been passed where the rules are being pending, and the subordinate legislation goes through all this. And just the other day, we had a presentation of so many reports stating very clearly that the bill passed, the rules not being framed, and they have been delayed for a considerable period of time. Now, the onus lies on the Honourable Parliamentary Affairs Minister to look in this direction. While the government is reforming, the legislature, the Parliament also needs to rise to the occasion. While the government is reforming,
the Parliament has even more bounded duty to realize its realism, because ultimately the laws are made here. So subordinate legislation is one area which needs your attention. Another most important aspect of any legislation, Deputy Chairman, sir, is how do you analyze the impact of it? The legislative impact assessment. There are two ways of looking at it. One is before the bill is introduced by the government definitely puts it up in public domain for its input. There's only a policy in 2004 which has been framed, but there's no law which mandates the government that any bill proposed should be put in public domain. And to quote a small example, from 2016 to 2019, Deputy Chairman, sir, there were almost 186 bills introduced, out of which 142 bills did not get public scrutiny before coming here. So that is very glaring in such a big democracy where the public input is not taken before the introduction of the bill. Creates a lot of, I would say, more than uneasiness to the people, also trouble to the government. And then comes the post. After the bill is introduced and passed, how effective is the bill? Is there any impact assessment mechanism? Well, world over, most of the developed countries do have this mechanism. They evaluate how beneficial the bill is to the people. If there are certain amendments to be made, it will come through that, and then the government can come in through those necessary changes. One good example for that impact assessment not being done and the damage being done to the society at large and to the government in particular was the farm bills. The farm bills were introduced. The impact assessment was not done. We went through a huge dharna, people died, and ultimately the government had to go back on that. So this is one area where the legislature, and more so from your side, sir, from the chair side, we need to get a little more dynamic in this and ensure that the Parliament lives up to its bestowed responsibilities. And finally, sir, last thing is the international treaties. There are so many international treaties the government is signing. While you have removed a lot of outdated bills, there are certain treaties which come in. For example, the Antarctic bill came in. A treaty signed 40 years ago, now you come and made that into a bill. So the government should realize all these international treaties which you are signing, you are coming to this house after 20 years, 30 years, where the relevance is lost. So while welcoming, removing the outdated bills, I also seek the Honourable Minister's intervention in this regard and ensure that we not only become, finally, sir, just a small thing. That your time is already over. 1 minute more. Well, if my time is over, I respect your thing, sir. I thank you for it. Please. No, you want to speak, conclude, you please do. So, I was just talking about, we being a representative democracy, and if the suggestions suggested by most of us from here, if are needed, then you turn into a responsible democracy. That is what the country needs today. Dynamism doesn't mean just removing outdated bills, but dynamism means that you bring in legislation which is beneficial to the people, and also before legislation and after legislation, involve the people. So that is how the bills in letter and spirit would be appreciated. Thank you, Thank sir. you. Thank you, Manya K.R. Suresh Reddy ji. Manya Shri A. Rahim, not present. Dr. M. Thambi Durai ji. Thank you, Deputy Chairman, sir. On behalf of ADMK Party, I am participating. Honorable Minister has brought the bill, the Repealing and Amendment Bill 2020. Since 1950, sir, there have been various repealing and amending acts. Acts of 1,307 acts were repealed from 1950 to 2001. There have been 2 repealing and amending acts in 2015 and 2017, each and one in 2016. The latest act is the Repealing and Amending Act 2019.
The Act is a periodic measure. Most of the acts are enacted the British period, the Parliament that, even though we are calling our Indian Constitution, still had whatever the British acted laws are still prevailing. Therefore it is a part of that. There is one thing is that there are simple of old, there may be old laws. Other countries also have old laws. But why they are repealing means the old laws not necessary. These old laws can be used to harass the people. Therefore, what is the necessity of this kind of acts? That is the rules. And also, sir, I want to bring to the Honorable Minister. Honorable Minister. Yes, Dr. Thambedurai, please. Honorable Minister, I want to bring to his knowledge because I want to say it's a very important issue. Sir, around 65 of those cases are pending in Supreme Court. 4 million in high courts and 26 million in lower courts. So many cases are still pending. That is 40 million pending. Therefore, this kind of laws, when we are having so many laws, it is very difficult to overcome the problems of the claims. As our honorable member said very exactly, the laws are meant for the public, for democracy. For democratic spirit, we are bringing legislating laws. It must be useful for the people. If at all not useful, there is no use point. Therefore, in that sense, if Honorable Minister has brought this kind of amendment, this is the old laws to repeal, they are appreciating that. I hope that the new laws, when we are old laws also, when we are removing that, if at all any relevancy is there in that laws also, that has to be modified and kept for this, for the public. We cannot simply remove all the laws because the British brought. That is my suggestion. Thank you, Dr. M. Thambedurai ji. माननीय श्री महेश जेठमलानी जी. माननीय श्री महेश जेठमलानी जी, 3 minutes. Sir, this bill is a formal bill. It's basically a case of legal house cleaning, sir. Our legal go-down had become overfull with laws which are obsolete, some of which were pointed out by the previous speakers and the law minister in particular. So, sir, there was a need for some legal house cleaning, particularly, sir, since the previous government had not undertaken this task and left many obsolete laws. So the work of this government ever since 2014 has been in that direction. And of course, it's unlike empty slogans like Garibi Hatao, it's towards the policy of Nyuntam Sarkar, Adhiktam Shasan. So it's an exercise in that direction. And it's an exercise essentially in, as I said, cleaning our legal go-downs. Now, so there are 3 categories. As I said, it's a very short bill, but there are 3 categories. And from those categories, which are set out in 3 different schedules, one will be able to discern what are the nature of the laws that are being got rid of now. So, sir, in Schedule 1, they are laws which are basically either obsolete, they are being repealed altogether. As the Honorable Law Minister pointed out, for instance, a law which has been overtaken by technological advancement. So the Telegraph Wires Unlawful Possession Act, this is now almost obsolete. Nobody uses it anymore. We are in the age of spectrum now. So, sir, this law is obsolete. And many of them are colonial laws. They date from 1850, 1855, and so on. So they have been removed from the statute book. So then there are laws which are amendment laws. If you see, half of the first schedule are what are called amendment laws. Now, those are amendments to existing statutes. These are amending acts, and these amendments have now been incorporated into the parent act. So they have become completely useless now. They are of no purpose being on the statute books. They only serve, overburden our legal go-downs and our statute books. So the second schedule, if you see, is almost entirely of appropriation bills for a particular year. So you have an appropriation bill for 2013, 14, 15, 16. Now these have time limits. They are only for that year. They have outlived their time purpose now. Their shelf life is over. So
these also have to be, they're unnecessarily still on the statute books and they have to go. So this is the second category. And the last category is a single case, sir. If it was a case of an amendment, then, sir, it would be, or a serious amendment to any act, then, sir, it would be discussed, it would be debated in both houses. But this is a formal amendment. One word has been dropped in a particular statute, which is the Factoring Regulation Act. So there is an amendment act of very minor consequence. It's more a grammatical change. And so that is why the third schedule is there, which consists of an amendment to only one act, which, as I said, is the Factoring Regulation Act. So, sir, as I said, the policy of minimum government, maximum governance, this is an act to further that object. It is an act to further the absence of harassment to ordinary citizens, particularly the poor, and to enhance the ease of living and ease of doing business for businessmen and such categories. Sir, I wholeheartedly welcome this bill. It's a necessary bill. Formal though it is, at least, sir, it's an exercise in much needed legal housekeeping. I thank you for giving me permission to speak, the Law Minister and my parties. Thank you, sir. धन्यवाद माननीय महेश जेठमलानी जी। माननीय श्री राघव चड्ढा जी, माननीय श्री राघव चड्ढा नॉट प्रेजेंट। माननीय डॉक्टर फौजिया खान, माननीय डॉक्टर फौजिया खान नॉट प्रेजेंट। माननीय श्री नरेश बंसल जी, माननीय श्री 3 मिनट। तुम्हारे हाथ की माइक इज ऑन। धन्यवाद उपसभापति जी। मैं अपने नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे इस विषय पर बोलने का आदेश दिया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से देश में सरकार आई है, न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन, और इसको लेकर जो आज़ादी के पहले से गुलामी की मानसिकता की चीज़ें थी, उनको हटाने का अभियान चला। समाज में सब प्रकार से स्वच्छता अभियान चलाने का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ और हर क्षेत्र में उसका परिणाम भी देखने को मिला। वह केवल झाड़ू वाली स्वच्छता ही नहीं, अनेक प्रकार से आज का जो विषय है रीअपीलिंग ऑफ अमेंडमेंट ऑफ एक्ट, जिसमें बहुत सारे कानूनों को जो एक प्रकार से भार थे हमारी जनता के ऊपर, उनको समाप्त करने का काम सरकार प्रारंभ से ही कर रही है। ऐसे अनेक कानून, क्योंकि मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अंग्रेजों ने जो कानून बनाए थे वो इसलिए बनाए थे कि वो हम पर शासन कर सकें, हमको प्रताड़ित कर सके। वो उसको सुधार के लिए नहीं थे, अपने शासन को मजबूत करने के लिए थे। आजादी के बाद वो कानून समाप्त होने चाहिए थे, जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने हर क्षेत्र में जो पुराने बर्डन थे उनको समाप्त करने का काम किया। 40 साल की 1 रैंक 1 पेंशन, उसको सॉल्व किया। इसी प्रकार से हमारी शिक्षा नीति 34 साल के बाद उसमें परिवर्तन किया, जिससे आने वाली पीढ़ी देश के स्वाभिमान की आवश्यकता के अनुसार देश के शासन में सहयोग कर सके। इसी प्रकार से कानून के अंदर भी ऐसी बहुत से कानून, लगभग 1486 कानून, ये इनको निरस्त किया गया। जो एक कमीशन बना 2 सदस्य, उसकी रिकमेंडेशन पर, क्योंकि ये एक भार थे हमारे ऊपर। बहुत सारे कानून लागू ही, उनका आवश्यकता ही नहीं थी, लेकिन वो कानून की किताबों में भी बोझ थे, हमारे जजों के ऊपर भी बोझ थे, हमारे वकीलों के ऊपर भी बोझ थे, और हमारी जनता के ऊपर भी बोझ थे। उनको समाप्त करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। आज उसी प्रकार से हमारी सरकार ने जो 2014 में 2 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था, उसके आधार पर 1458 अधिनियमों को और इसी प्रकार से निरसित कर दिया गया, और संबंधित मंत्रालयों द्वारा निरसन के लिए जो 28 संशोधन अधिनियम
छांटे गए उनको भी निरस्त कर इस प्रकार 1486 अधिनियमों को निरसित किया गया। माननीय स्वरूप सभापति जी, मैं बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से ऊपर कहा गया कि अधिनियमों को निरसित करने के लिए अभ्यास का उद्देश्य नागरिकों के लिए अनुपालन के बोझ को कम करना, हर आम आदमी को सुविधा प्रदान करना, सभी क्षेत्र में जिस प्रकार इजी डूइंग बिजनेस में अनेक प्रकार के कानूनों को निरस्त करके हम जीएसटी लेकर के आए, जिसमें 17 कानूनों को पूरे वन नेशन वन टैक्स करके सम्मिलित किया गया और लोगों को व्यापार में और टैक्स देने में सुविधा प्रदान की गई। इसी प्रकार से हमने इजी लिविंग में भी बहुत सारे सुधार के काम किए हैं। उसी को आगे रखते हुए हम इस प्रकार से आज ये बिल लेकर के आए हैं। माननीय हमारे कानून मंत्री जी जो बिल लेकर आए हैं, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, क्योंकि यह बिल उन 229 राज्य अधिनियमों को निरस्त करने के लिए जो राज्य को भेजा गया था, संबंधित राज्य सरकार ने अब तक 79 उसमें से निरस्त कर दिए गए हैं और आज ये 65 कानून जो अधिनियम को निरसित करने के लिए आज ये कानून पुनर्स्थापित किया गया है, इसमें 11 कानून और जोड़े गए हैं जो स्वतंत्रता से पूर्व के थे, जिनके कारण आम आदमी को बहुत असुविधा होती थी। आम आदमी के मतलब के वो कोई कानून थे नहीं, केवल कानून की किताबों में वो बोझ के रूप में पड़े हुए थे। आम आदमी को उससे परेशानी होती थी। हमारे जजेज भी उसके दबाव में रहते थे, हमारे वकील भी उसके दबाव में रहते थे और जनता को किसी प्रकार की उससे सुविधा नहीं थी। जनता के लिए भी वो एक प्रकार से हर्डल थे। लोकसभा में 27/7/2023 को इसके लिए 76 अधिनियमों के लिए जो बिल लाया गया था और वहां पर वो पास हुआ है, उसी को आज यहां पर लाया गया है। माननीय सभापति जी, हमारी सरकार न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन इसके लिए जानी जाती है। हर क्षेत्र में कम से कम सरकारी हस्तक्षेप हो और हर आदमी को सुविधाजनक रूप से देश के नागरिक के रूप में, कर्तव्यवान नागरिक के रूप में अपना दायित्व निर्वहन करने का मौका मिले। इसके लिए हमारी सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है। हमने इसी प्रकार से देखा कि जो देश के अंदर विदेशों से फंडिंग वाले, बैठ जाऊं सर? नहीं, कंक्लूड करो, बैठो मत। हमने देखा कि यू आर मेकिंग वेरी गुड पॉइंट्स। मैं कर रहा हूं सर, तो उनको कंक्लूड करो। हमने देखा कि विदेशों से फंडिंग वाले ऐसे अनेक एनजीओज थे जो देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ जुड़े रहते थे। ऐसे लगभग 20,000 एनजीओ निरस्त किए गए। 2 लाख के करीब शेल कंपनियां जिनके माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के काम होते थे, काले धन को सफेद करने का काम होता था, उनको निरस्त किया गया। इस प्रकार से हर क्षेत्र में सुधार करने का काम हमारे यशस्वी नेता नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हो रहा है। और अभी पिछले दिनों ही हमने देखा किस प्रकार से अंग्रेजों के बनाए हुए पुलिस एक्ट और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एविडेंस एक्ट उनको निरस्त करके अपने नागरिकों के स्वाभिमान के अनुसार नया कानून बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। इस प्रकार से सभी जो देश के ऊपर इस प्रकार के भार या अनुपयोगी कानून थे या जिस क्षेत्र में भी अनुपयोगिता है उसको समाप्त करके हम देश को अगले 25 वर्षों में संकल्पबद्ध हैं कि हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे और उसके लिए हम इस प्रकार के सारे सुधारात्मक कदम उठाने का काम कर रहे हैं। माननीय सभापति जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद, नमस्कार। श्री पी विल्सन, 5 minutes, sir. Sir, this bill amends and introduces Section 3G to establish a tribal university in Telangana
with the budgetary provisions of 889.07 crores for 7 years in 2 phases. Thank you, Chairman, sir. I will talk on this. Sir, so far as this repealing bills are concerned, sir, it is better to have a sunset clause in all the bills. Whenever you introduce a bill, you should have a sunset clause so that once the bill is introduced and act is passed, that sunset clause by itself, the bill becomes defunct and it amounts to a repeal. So this sunset clause has to be introduced so that we can avoid this much of valuable time in future for having a separate repeal bills. I understand whenever you bring in an amendment by way of an act, that amendment act will be there and it can be repealed only by a repeal act. So when you introduce this type of sunset clause in the bills, that will help us to save much time of this house and we can debate on the people's issue, number one. Sir, so far as number two is concerned, sir, whenever you bring an act, why don't you consult the stakeholders? I have seen, sir, I have been in the Committee of Law and Justice. Sir, the judiciary is taking the strain of hearing or because of the act which is being brought. So why don't you have a judicial impact assessment being done whenever a bill is introduced into the House? Before a bill is introduced into House, why don't you have a consultation with the stakeholders, consultation with the judiciary, consultation with the advocates, consultation with the persons who is going to be affected by the bill? So, for example, I would say the Negotiable Instrument Act, when you brought an amendment, Section 138 of Negotiable Instrument Act, it had a docket explosion. All of a sudden, lakhs of cases overnight, the courts have to hear. So there was not much of infrastructure. And our Honorable Chairman, I would say with pride, he belongs to our community, namely from legal fraternity. The Chairman knows that if you introduce a bill and when it becomes an act, how far it is going to have an impact on the judiciary, on the litigants. So this study can be done before a bill is being introduced so that it will not be a surprise for all of them. If you want to bring an act which is going to affect a trade community or it is going to affect lawyers or other set of peoples, so why don't you have a hearing and tell them, and so you can also interact with them and there will also be suggestion. No, why I am saying is there are a lot of amendments being brought. Sir, I will say today, take Arbitration Act, sir. Sir, under Section 34, if you want to set aside an award, the court which is hearing a matter against an award passed by an arbitrator, it has no power to modify a decree. It has to only set aside and send back again to the arbitrator. Sir, arbitrators are taking about years together. Imagine an arbitration goes on for about 5 years. And when the matter comes to the court and the court hears the matter, and after another 5 years, if the court is not empowered to modify award and make it as a decree, and the power is only to the extent of sending it back to the arbitrator, sir, these types of power, sir, has to be regulated by way of having a discussion with the stakeholders whenever before it is being introduced before the Parliament. So that is what, sir, I would say, that these repealing acts are unnecessary. You can stop it by introducing a sunset clause at the beginning itself. So that would be my suggestion, sir, so that we can avoid, the wastage of time of this House. And if this sunset clause, this has been followed in the foreign countries, I could say. So this can be adopted and we could save time. We can concentrate much on the people's issues and the other issues can be taken into consideration. Number one. Sir, another important issue, sir, which I have been telling you is, sir, the social diversity is not there in the judiciary, sir. When you take the representation of the number of judges
in the High Court or the representation in the Supreme Court, sir, the social diversity is lacking in the High Court and it is also lacking in the Supreme Court, sir. Please see, sir, the information given to the Parliament by the Ministry of Law and Justice. If you see from 2018 to 2023, sir, I am told that about 80% are from the upper caste. I would say from the one community. I don't want to name the community. And the rest of 20%, sir, are coming from the backward class and from the scheduled caste and scheduled tribe. And if you see the Supreme Court, sir, is still worse. So we had, in fact, sir, we had even brought a report. You have made your point, sir. Very, very emphatically, you have made your point. Yes. So I would only ask the, I'm grateful to the chairman. And this representation, why don't you consider, sir? Sir, what is wrong with a backward class person coming as a judge? And do you think that he can't deliver judgment? Sir, I can see two things, sir. Whether the collegium has failed to identify a person with whose merit from other classes, or whether the collegium is not interested in identifying a meritorious persons from the other classes. You have made your point, sir. So therefore, high time, Chairman, sir, that let this be considered. And thank you very much for allowing me to speak on this bill. Before I call upon the Honorable Minister to reply the discussion, lawmaking is a very serious business. We alone are entrusted with lawmaking. And there are two different categories. If Parliament, which is the ultimate architect of the Constitution, makes some change in the Constitution, that is final. There can be no intervention from any agency, be it executive or judiciary. But if there is a legislation, judiciary has a method of intervention by way of judicial review, because every legislation has to be in accordance with constitutional prescriptions. So things are very categorical. To the extent a constitutional provision is concerned, any intervention, Honorable Minister, any intervention with respect to constitutional provision emanating from Parliament is not acceptable. Parliament is the only reflector of the opinion of the people. This is by way of a structured platform. People of this country indicate their mindset through the ballot and send their representatives here. I'll just tell you, we must be quite serious about it. I'll just read one provision of the 10th schedule of Indian Constitution, and that will surprise all of you. And that is 10th schedule, clause 6. Decision on questions as to disqualification on ground of defection. But if you go to proviso, provided that where a question has arisen as to whether the chairman or the Speaker of a House becomes subject to disqualification, the question shall be referred for decision of such member of the House as the House may elect in this behalf, and his decision shall be final. Now just reflect, where is the question of disqualification of Chairman Rajya Sabha? So we have to be extremely careful. This was drafted at a time, it was just before we came to power in 1989. So it's a serious business. I will urge all of you that we are the ultimate custodians of the rights of the people, sovereignty of the people, by ensuring that we act diligently, vigilantly, with thorough preparation, make appropriate inputs, and do not permit any incursion whatsoever. What is our mandate
and that is ultimate authority to ensure constitutional compliance and be the architect of Constitution. Any intervention in this area should be repelled. There was an occasion where we discussed an important bill. I was looking right, left and center that someone would reflect, can the highest court of the land make an interim legal arrangement? That is 100% mandate of this House. I am sure we will engage more seriously when it comes to lawmaking. Honorable Minister, Sri Arjun Ram Meghwal, to reply the discussion. These reflections were because the Honorable Minister is handling the Department